नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप शेखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को कहीं नहीं रोका जा रहा है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि यात्रा को कहीं पर भी नहीं रोका गया है। यात्रियों की सुविधाओं के हिसाब से उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। बता दें कि भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पड़ाव सोनप्रयाग सहित अन्य स्थानों पर यात्रियों को रुक रुक कर भेजा जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रा मार्ग पर बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी, जिसको देखते हुए प्रशासनिक अमला व्यवस्था बनाने में काम कर रहा है। बारिश रुकने के बाद यात्रा को व्यवस्थित किया जाएगा। भारी बारिश के चलते फाटा और गौरीकुंड से हेली सेवाओं को कुछ समय के लिए रोका गया था। आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आपदा और अन्य अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान यात्रा मार्गों पर मौजूद हैं। मौसम विभाग से समय समय पर अलर्ट्स मिलते हैं, उसके अनुसार हम लोग जिलाधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं और उस तरीके से वहाँ पर कितना भीड़ है उसका नियंत्रण, उसका प्रबंधन किस तरह से किया जाना है, उसकी व्यवस्था जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा की जाती है। चूँकि इस बार भी हम लोगों को अलर्ट मिला हुआ था कि इस बार बारिश होगी और केदारनाथ में जैसे बर्फबारी भी हो रही है, तो उसके चलते आवश्यक है कि सीमित संख्या में लोग वहाँ पर जाएं और अपना दर्शन करें। लेकिन किसी तरह से पूर्ण यात्रा को नहीं रोका गया है। पड़ावों पर उनका नियंत्रण होता है। कुछ जो है अगर अगला पड़ाव जो है फ्री हो जाता है तो उनको जो है आगे छोड़ा जाता है। तो स्टैगर्ड तरीके से जो है यात्रा चल रही है और इसके प्रबंधन से हम लोगों को सुविधा जो यात्रियों को होती है वो कम से कम होगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर सुबह एक यात्री बस अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। इस बस में बस चालक सहित 28 लोग सवार थे। इस बात की सूचना चौकी प्रभारी को दी गई। चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पुलिस की टीम को बस चालक बेहोशी की हालत में मिला। बस में बैठे सभी यात्री डरे हुए थे। यात्रियों ने बताया कि वह सभी राजस्थान से श्री केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के लिए आए हुए हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी करने के बाद अब बद्रीनाथ धाम जा रहे थे। फिलहाल सभी यात्रियों को नजदीकी होटलों में ठहराया गया है। इन्हें बद्रीनाथ भेजने की तैयारी की गई है। देहरादून में थमी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेष कमेटी का गठन किया। ये कमेटी पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई। ये कमेटी विभिन्न प्रासंगिक कानूनों का परीक्षण कर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करेगी। पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। उत्तराखंड के अंदर धर्म और संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र भी है, तो यहाँ की संस्कृति का भी बचाव होना चाहिए। यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर सब प्रकार से सब लोगों के लिए, जो भी उत्तराखंड के अंदर रहेगा उसके लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, हमने इसकी शुरुआत कर दी है। नई सरकार के गठन होते हमने फैसला ले लिया है, हमने निर्णय कर दिया है कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे और इसको लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य गोवा के बाद पहला राज्य होगा। 1962 में वहां लागू हुआ था, उसके बाद से यहां लागू होगा। राज्य में बढ़ती वाहन दुर्घटना को लेकर परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को ब्लैक स्पॉट चिन्हित करते हुए उसकी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड के दौरान दुर्घटना कम हुई थी, लेकिन अब फिर दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लिहाजा अब अधिकारियों को ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के साथ ही निगरानी के निर्देश दिए, जिससे दुर्घटनाओं में कमी हो सके। नहीं, ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने का काम कर रहे हैं हम, सीसी कैमरे लगाने का काम कर रहे हैं हम। अलग से हम टारगेट हमने किया है, नए पहल करने जा रहे हैं हम लोग। जो पुरानी पद्धति है वो तो हो ही रही है। अभी देख रहे होंगे आज आप कि 4 धाम यात्रा चल रही है, उसको हमने नियंत्रण करने का काम किया है और अभी तक कोई ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है। बद्री केदार की कृपा होगी तो लगातार ये रोड सेफ्टी का काम चलेगा और हमारा विभाग अच्छा काम कर रहा है इस तरह।
उत्तराखंड के प्रांत कलियर के धनौरी चैकी में 40 लावारिस पुरानी बाइकों की बोली लगाई गई। ये बोली एसपी हरिद्वार की मौजूदगी में लगी। इन लावारिस बाइकों को 3,63,000 रुपए में बेचा गया। बता दें कि इस राशि को जीएसटी काट कर राजकीय कोष में जमा किया जाएगा। थाना अध्यक्ष मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि उक्त वाहनों की नीलामी के लिए कमेटी गठित की गई। कमेटी में एसपी रेखा यादव, तहसीलदार रुड़की एवं थाना अध्यक्ष कलियर शामिल रहे। के निस्तारण के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज थाना परियान कलियर की चौकी धनौरी पर नीलामी का आयोजन किया गया। इसमें 40 वाहन थे, जिसमें से 39 मोटरसाइकिलें और एक ट्रक था। बोलियों में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लास्ट बोली दाता के नाम पे छूटी है, उनके द्वारा 3,63,000 में लास्ट बोली फाइनल करके ये नीलामी की प्रक्रिया समाप्त की गई। प्रदेश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सफेद कार्ड और लाल कार्ड धारकों की जांच की जा रही है, जिसके तहत जसपुर में भी शासन और जिला अधिकारी के आदेशों के बाद खाद्य विभाग ने कार्ड धारकों की जांच शुरू कर दी है। वहीं जसपुर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड समर्पण हेतु शासन और जिला अधिकारी के आदेश जारी हुए हैं, जिसके बाद क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय जसपुर में प्राथमिक परिवार के 943 कार्ड, अंत्योदय अन्न योजना के 38 कार्ड और राज्य खाद्य योजना के 388 राशन कार्ड, कुल 1,369 राशन कार्ड लोगों द्वारा समर्पित कर दिए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि राशन कार्ड को समर्पण करने के लिए अंतिम तारीख 31 मई है। उसके बाद जो भी राशन कार्ड समर्पण के लिए आएगा या जांच में जो भी अपात्र पाया गया, उसके खिलाफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। PHS यानी प्राथमिक परिवार प्रायोरिटी हाउस होल्ड के 943 कार्ड, अंत्योदय अन्न योजना के 38 कार्ड और राज्य खाद्य योजना पीले कार्ड जो हैं वो 388, अर्थात कुल अभी तक 1,369 ये कार्ड लोगों द्वारा स्वयं समर्पित कर दिए गए हैं। श्रीनगर गढ़वाल स्थित सरकारी क्षेत्र के पहले मेडिकल कॉलेज में आखिरकार कुछ नए विशेषज्ञ डॉक्टर्स और शिक्षकों के मिलने से कॉलेज में चली आ रही फैकल्टी की कमी में 8% की भरपाई हुई है। लंबे समय से मेडिकल कॉलेज में 40% फैकल्टी की कमी को आखिरकार अब किसी तरह 32% तक लाया जा सका है। कॉलेज को नए 8 शिक्षकों के मिलने से इस कमी को कुछ हद तक भरा जा सका है। हालांकि सर्जरी, स्त्री रोग, मेडिसिन और रेडियोलॉजी विभागों में शिक्षकों और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी चिंता का विषय बनी हुई है। मेनली हमारे पास गायनेकोलॉजी विभाग है, मेडिसिन विभाग है, सर्जरी विभाग है, रेडियोलॉजी विभाग है। इन विभागों में हमारे पास शॉर्टेज है। केवल 3 फैकल्टी यहाँ पे काम कर रही है और गायनी में तो हमारे पास केवल एक ही फैकल्टी काम कर रही है और रेडियो डायग्नोस्टिक्स में हमारे पास एक SR काम कर रहा है। उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों में गोल्डन कार्ड की अव्यवस्थाओं को लेकर कर्मचारियों में काफी नाराजगी बनी हुई है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के खिलाफ राज्य कर्मचारी एक बार फिर मोर्चा खोलने की तैयारी में है। राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के इलाज के लिए गोल्डन कार्ड की नीति पर कर्मचारी लगातार सवाल उठा रहे हैं। कार्ड बनवाने के साथ ही वेतन और पेंशन से कटौती के बावजूद इलाज की सुविधा नहीं मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बता दें कि राज्य कर्मचारी महासंघ और उनके सहयोगी प्रमुख संगठनों ने सरकार से खामियों को दुरुस्त करते हुए इसे CGHS की तर्ज पर संचालित कराए जाने का निर्णय किया था। स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पर महासंघ के साथ बैठक के बाद राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश भी दिए जाते रहे, लेकिन अभी भी गोल्डन कार्ड की योजना के संचालन में अव्यवस्थाओं व खामियों को दुरुस्त नहीं किया गया है। अब उत्तराखंड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ की ओर से स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के स्तर से कार्मिकों के हितों की अनदेखी और उपेक्षा का जिक्र करते हुए मासिक अंशदान के उपरांत कार्मिक शिक्षक पेंशनर के साथ किए जा रहे छलावे पर नाराजगी जताई गई। गोल्डन कार्ड की खामियों को लेकर जिस तरह से जो व्यवस्थाएं गोल्डन कार्ड की योजना में परिलक्षित हुई हैं, प्रदेश के कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स इस अव्यवस्थाओं के कारण परेशान है और इसका सारा दोष राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण पे है। हम लोगों ने आज महासंघ की तरफ से इन खामियों को लेकर जिस तरह से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के स्तर पर बिलों को वापस लौटाया जा रहा है, अनावश्यक इसमें क्वेरीज लगाई जा रही हैं,
और जो योजना एक सरलीकरण की तरफ थी, वो एक उपयोगी के रूप में हम लोगों ने ये योजना बनवाई थी और ये उम्मीद की थी कि राज्य कर्मचारियों को, शिक्षकों को, पेंशनर्स को और निगम निकाय के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और एक एटीएम कार्ड के रूप में इस योजना को संचालित करने में बल मिलेगा। उसके विपरीत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के इस तरह से जो अनदेखी की जा रही है इस योजना की, और इसे कहीं ना कहीं आयुष्मान योजना से इसको जोड़ा जा रहा है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा गोल्डन कार्ड का पैसा है, उस पैसे से आयुष्मान योजना के जो हमारे लाभार्थी उनको इसका प्रतिपूर्ति की जा रही है। इसका आरोप हम लोगों ने लगाया है और हमने स्वास्थ्य मंत्री से डिमांड किया है कि जल्द से जल्द एक त्रिपक्षीय बैठक कर महासंघ और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण और चिकित्सा विभाग की बैठक जल्दी आहूत की जाए। अन्यथा ये एक ऐसा उबाल है जो प्रदेश के कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स और हमारे यहाँ के उनके आश्रित सड़कों पर उतरकर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के खिलाफ इसमें बिगुलबाजी ठोकेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होगी। पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर से नए अंदाज में नजर आ रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने मसूरी की मॉल रोड में एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसमें लगातार पर्यटक अपने परिवार के साथ सेल्फी ले रहे हैं और इस जोन का सभी आने जाने वाले पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी खुश नजर आ रहे हैं। चित्रकूट व मुंबई से आए पर्यटकों ने बताया कि परिवार के साथ 5 दिनों के टूर पर मसूरी आए हुए हैं और यहाँ का मौसम उन्हें बहुत लुभा रहा है। साथ ही जो सेल्फी पॉइंट बना है, यहाँ पर उन्होंने अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवाई और इन्हें यादगार बनाकर वे अपने साथ ले गए। जब यहाँ पे आते हैं तो लगता है कि हम मसूरी में पहुँच चुके हैं और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी फोटो यहाँ क्लिक हो रही हैं। मसूरी के सौंदर्यीकरण कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए जाते रहे हैं और प्रत्येक सप्ताह इसकी मॉनिटरिंग होती है और चीफ सेक्रेटरी लेवल के पर होती है और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए हैं, चाहे वो MDDA हो, चाहे जल संस्थान हो, चाहे PWD हो। उपेक्षा के कारण नाम भर के लिए पर्यटन नगरी कही जाने वाली पौड़ी में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अब ठोस योजनाओं की ओर बढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार पौरी ने इसके लिए पहल की है। गगवाड़सियों घाटी में हवाई पट्टी बनाकर हवाई सेवाओं से और श्रीनगर के गंगा दर्शन मोड़ से पौड़ी तक रोपवे के माध्यम से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाकर पर्यटकों को आकर्षित करने की योजनाओं पर पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। किलोमीटर की रनवे चाहिए होती है कम से कम, तो उतने में मेरे को लगता है कुलवाली घाटी में, वो उलवाली गगवाड़सियों घाटी में वो बन सकता है। गंगा दर्शन मोड़ से ट्रॉली लग जाती है हमारे पौड़ी ऊपर रांची में कंकालेश्वर मंदिर, तो निश्चित रूप यहाँ से जो घूमने वाले लोग आते हैं यहाँ पर, तो निश्चित रूप से पौड़ी में पर्यटक बढ़ेगा। इससे भी खबर अल्मोड़ा से है, जहां पुराने कलेक्ट्रेट के सभी दफ्तरों को अब नए कलेक्ट्रेट भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने प्रेस वार्ता में कहा कि नए कलेक्ट्रेट जोन के लिए यातायात के आवागमन की सुविधा नहीं होने के चलते आम नागरिकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य सड़क से जो मोटर मार्ग नए कलेक्ट्रेट भवन को जोड़ता है, उसका चौड़ीकरण किया जाएगा और लोगों के आने जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाए। साथ ही पालिका अध्यक्ष ने नगर से कलेक्ट्रेट तक रोपवे लगने की मांग की। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो हमारी पहली बात तो ये कहना चाहते हैं कि भाई वहाँ पर आवागमन की, यातायात की सुविधाएं बनाई जाएं और उस सड़क को ठीक किया जाए, उसमें उसका चौड़ीकरण किया जाए। जो अल्मोड़ा बागेश्वर मार्ग से कलेक्ट्रेट के लिए रास्ता जा रहा है उसको ठीक किया जाए, उसको डामरीकरण किया जाए। गैरसैंण में बजट सत्र के आयोजन को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार को सोच विचार कर ये तय करना चाहिए कि सत्र का आयोजन करना कहाँ है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस तो सत्र के लिए कहीं भी जाने को तैयार है। आइए सुनते हैं आगे और क्या कुछ कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष। सभा का सत्र गैरसैंण में करना चाहते हैं या देहरादून में करना चाहते हैं, तो देखना चाहिए था। घोषणा करने से पूर्व जो है सरकार को सोचना चाहिए था कि यात्रा भी चल रही है और यात्रा के साथ साथ पुलिस भर्ती भी हो रही है। इन तमाम चीज़ों को पहले क्यों नहीं देखा गया।
कोटद्वार मोटा ढांक के मालन नदी के पुल से एक छात्रा गिर गई। छात्रा को स्थानीय लोगों की सहायता से नदी से बाहर निकाला और 108 की मदद से राजकीय अस्पताल कोटद्वार पहुंचाया, जहां लड़की ने उपचार के दौरान ही दम तोड़ दिया। नैनीताल के भीमताल में पूर्व फौजी की सोसाइटी अवैध रूप से संचालित की जा रही है। इस पर प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि भीमताल जन स्टेट में रक्षा रिट्रीट नाम से पूर्व फौजियों की एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी में हर्बल गार्डन, मधुमक्खी कॉलोनी और विभिन्न अन्य सुविधा उपलब्ध हैं। इसके साथ यहाँ कई कार्य किए जाते हैं, लेकिन सोसाइटी में कुछ बाहर से आए लोग बिना परमिशन के होम स्टे चला रहे हैं, जिसके चलते सोसाइटी में सड़क पर जाम लगा रहता है। मामले को लेकर सोसाइटी अध्यक्ष सहित पूर्व फौजियों ने भीमताल थाने में अवैध होम स्टे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद नगर पंचायत भीमताल ने यहां का औचक निरीक्षण किया, जिसमें 5 कुटीर मालिक को नोटिस भी जारी किया है। प्रशासन ने अवैध होम स्टे को बंद कर कार्रवाई के लिए कहा है। अब खबर ललितपुर से है, जहां मेहरौनी नगर में एक बार फिर योगी का बुलडोजर गरजा है। अतिक्रमण की समस्या को लेकर प्रशासन ने फिर सख्ती दिखाई है। प्रशासन ने कहा कि अवैध कब्जे को हटाना हमारी पहली प्राथमिकता है। जेसीबी मशीन और प्रशासनिक अमले को देखकर अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मच गई। किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अब थाने में नहीं रखा जाएगा। अगर कोई भी पीड़िता थाने पहुंचती है तो उसे संबंधित थाना इंचार्ज कार्रवाई कर लेडी लॉयल में बने आपकी सखी वन स्टॉप सेंटर पर भेजेंगे। आपको बता दें कि आगरा में शनिवार को एडीजी राजीव कृष्ण ने वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यहां की व्यवस्थाओं को जाना। उन्होंने बताया कि हिंसा से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं को यहां 5 दिन का अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा दी जाएगी। साथ ही वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, सामाजिक परामर्श भी दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने जो महिला पीड़ित हैं किसी अपराध में या किसी अन्य कारण से, उनके लिए एक वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्था की है। इस वन स्टॉप सेंटर में जो विभिन्न अपराधों से पीड़ित महिलाएं हैं, उनको 5 दिन तक रखने की व्यवस्था है, जिसमें उनकी काउंसलिंग, उनका जो मेडिकल या जुडिशियल एग्जामिनेशन होता है, 164 के बयान होते हैं, उस दौरान उनको 5 दिन तक रखने की व्यवस्था है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।